नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आप सभी किसान साथियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं मोनालिसा, स्वागत करती हूं आप सभी के लिए समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम कृषि जगत से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए 3 अलग अलग सेगमेंट के जरिए समेट कर लाते हैं। ये 3 सेगमेंट्स है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एंथूरियम फूल की खेती किसानों के लिए किस तरह से फायदे का सौदा साबित हो सकती है। साथ ही हम आपको मिलवाएंगे सफल किसान प्रताप सिंह से। इसके अलावा बात होगी किसानों के बुढ़ापे का सहारा प्रधानमंत्री मानधन योजना की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में देखते हैं पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। फूल हमेशा से इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। इसके साथ ही कई मौकों पर फूलों का इस्तेमाल भी होता है। ऐसे में फूलों की व्यावसायिक खेती किसानों को अच्छा खासा मुनाफा दिला सकती है। भारत की जलवायु भी फूलों की खेती के लिए उपयुक्त है। ऐसे में यहाँ कई तरह के फूल उगाए जाते हैं। आज इस कार्यक्रम में जिस फूल की हम बात करने जा रहे हैं उसकी खेती हालांकि कुछ ही हिस्सों में होती है। तो आइए जानते हैं एंथूरियम फूल की खेती के बारे में। एंथूरियम बेहद खूबसूरत और आकर्षक फूल है। इसकी खेती सिर्फ फूल के लिए ही नहीं बल्कि पत्तियों के लिए भी होती है। सुंदर आकार और कई तरह के रंगों में पाए जाने वाले एंथूरियम की खेती पॉली हाउस में साल भर हो सकती है। ये सदाबहार उष्णकटिबंधीय घास का पौधा है जो पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर राज्यों में रफ्तार पकड़ रहा है। शुरुआत में पश्चिमी घाट के कुछ किसानों ने इसे शौक के तौर पर उगाया था, लेकिन बाद में इसकी खेती व्यावसायिक रूप से होने लगी। अभी आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की बहुत ही सीमित जमीन पर इसे उगाया जा रहा है। एंथूरियम की नर्सरी को बीजों से उगाना संभव नहीं है, इसलिए प्रयोगशालाओं में इसे ऊतक संवर्धन विधि से उगाया जाता है। एंथूरियम पौधे के लिए तापमान 15 से 28 डिग्री के बीच चाहिए। इसे प्रकाश संश्लेषण की बहुत जरूरत होती है, इसलिए आधुनिक पॉली हाउस में ही इसकी खेती हो पाती है। पॉली हाउस में गमलों को रखने के लिए आधार तैयार करना होगा जो जमीन से 2.5 फुट ऊंचा और कम से कम 32 फुट लंबा होगा। आधार पर खास किस्म की ट्रे लगाई जाती हैं, ऐसी ट्रे जिनमें गमले रखने के लिए सांचे बने हो। एंथूरियम किसी भी मिट्टी में हो सकता है, बस पीएच मान 5 से 6 के बीच होना चाहिए और उसमें जल धारण की अच्छी क्षमता होनी चाहिए। रुपाई के बाद पानी छिड़क देंगे। शुरुआत में प्रकाश संश्लेषण की ज्यादा जरूरत होगी, इसलिए अच्छी क्वालिटी के लिए प्रकाश की तीव्रता 18,000 से 35,000 लक्स के बीच होनी चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए पॉली हाउस के अंदर स्वचालित शेड नेट लगाना होगा और नमी 70 से 80% रखनी होगी। नमी के लिए समय समय पर फोगस का इस्तेमाल करते रहेंगे। कम नमी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी पड़ जाती है, जबकि ज्यादा होने पर कीटों का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए पॉली हाउस में तापमापक और नमी मापक यंत्र लगाए जाते हैं। एंथूरियम को आरओ का साफ पानी चाहिए। पानी का ईसी अगर 0.5 से कम हो तो बहुत ही अच्छा है। सिंचाई रोजाना करनी होगी, लेकिन गमलों में पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। एंथूरियम के लिए 2 तरह की खाद चाहिए। पहली खाद 50 लीटर पानी में 1.62 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, 400 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट, 700 ग्राम पोटेशियम और 140 ग्राम आयरन मिलाकर बनाई जाती है। जबकि दूसरी खाद बनाने के लिए 50 लीटर पानी, 550 ग्राम पोटेशियम, 680 ग्राम मोनो पोटेशियम, 1.12 किलो मैग्नीज सल्फेट, 10 ग्राम बोरॉक्स, 4.3 ग्राम जिंक सल्फेट, 0.56 ग्राम कॉपर सल्फेट और 0.56 ग्राम मोलिब्डेट की जरूरत होगी। दोनों खादों को 1000 लीटर पानी में मिलाकर पौधों को देंगे। हर 10 से 15 दिनों में पौधों को मीडिया सहित गमले से बाहर निकाल कर निरीक्षण करते हैं। अगर जड़ें सफेद या हल्के भूरे रंग की हैं, तो समझ लीजिए आपकी फसल अच्छी है। एंथूरियम पर कीटों का हमला बहुत जल्द हो जाता है, इसलिए हर हफ्ते कीटनाशक छिड़कना होगा। बेहतर होगा कि जैविक कीटनाशक का ही इस्तेमाल करें। खास तौर से घुन, थ्रिप्स और कमला कीट का हमला होता है। साथ ही जीवाणु जनित अंगमारी और जड़ सड़न जैसी बीमारियां भी लग सकती है। एंथूरियम अमेरिकी मूल का पौधा है, लेकिन इसकी खेती की शुरुआत फ्रांस और बेल्जियम से हुई।
ये दो शब्दों एंथस और ऑरा से मिलकर बना है। एंथस का अर्थ है फूल, जबकि ऑरा का अर्थ है पूंछ। इस तरह एंथुरियम के नाम का अर्थ हुआ पूंछ वाला पौधा। 1980 में ये फूल के शौकीनों की नजर में चढ़ गया और पूरी दुनिया में फैल गया। गुलदस्तों में ये 3 हफ्तों तक जीवित रह सकता है। एंथुरियम की छोटी कली ही वास्तविक फूल है और बाकी लाल रंग का हिस्सा पत्ती होता है। इसके दिल के आकार के पत्ती लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं। एंथुरियम के सभी भाग जहरीले होते हैं। इन्हें निगलने पर पेट की बीमारियां हो सकती है। वैश्विक बाजार में हॉलैंड का दबदबा है। भारतीय किसानों को इस दिशा में अभी लंबा रास्ता तय करना है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। भले ही राह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन लगातार मेहनत और खुद पर विश्वास रखकर सफलता हासिल की जा सकती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है हमारे आज के सफल किसान ने, जो रावता गांव से ताल्लुक रखते हैं। नाम है प्रताप सिंह। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी।
प्रताप सिंह पश्चिमी दिल्ली से सटे एक गांव रावता के रहने वाले एक सफल किसान है। इनके घर में इनके चाचा खेती करते थे और इनके पिता नौकरी करते थे। इनके पिता चाहते थे कि प्रताप सिंह पढ़ाई कर नौकरी करे। प्राथमिक शिक्षा के बाद प्रताप सिंह ने ट्रेनिंग लेकर नौकरी हासिल कर ली, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। साथ ही उन्हें रात की पाली में काम भी करना पड़ता था। प्रताप सिंह ने नौकरी छोड़ मधुमक्खी पालन करने की सोची। इन्होंने मधुमक्खियों के 50 बक्से खरीदे। वे और उनका पूरा परिवार मधुमक्खी पालन और उसकी देखभाल करने लगा। शुरुआत में मधुमक्खी पालन की जानकारी के अभाव में प्रताप सिंह का काफी नुकसान हुआ, लेकिन इस असफलता से वे निराश नहीं हुए। कुछ नया करने की सोच और आगे बढ़ने का हौसला उन्हें लगातार राह दिखाता चला गया। जीवन के इस मोड़ पर प्रताप सिंह को कृषि विज्ञान केंद्र के कुछ वैज्ञानिकों से संपर्क हुआ। उन्होंने मधुमक्खी पालन करने की अपनी इच्छा को जाहिर किया और फिर यहीं से उनके लिए सभी रास्ते खुलते चले गए। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से जुड़कर और उनसे प्रशिक्षण लेकर प्रताप सिंह दूसरी बार मधुमक्खी पालन करने लगे। वैज्ञानिकों की दिखाई राह और उनकी सलाह पर मधुमक्खी पालन कर प्रताप सिंह को सफलता मिलने लगी। इस बार वे मधुमक्खियों से शहद निकालने में भी सफल रहे। मधुमक्खियों से प्राप्त शहद को पंजाब के बाजार में बेच प्रताप सिंह ने कुछ धनराशि भी कमाई। वे अपनी सफलता का पूरा श्रेय कृषि विज्ञान केंद्र और वहाँ के वैज्ञानिकों को देते हैं। प्रताप सिंह निरंतर इस काम में लगे रहे। वे खुद ही मधुमक्खियों के बॉक्स को लाकर उसमें 10 खांचे बनाकर उन बक्सों में छत्तों को फिट करते और इन्हें बोरियों से ढक कर रखते हैं ताकि मधुमक्खियों को सर्दी ना लगे। प्रताप सिंह मशीन द्वारा शहद निकालने का काम करते हैं, जिससे शहद की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती और न ही मधुमक्खियों के अंडे नष्ट होते हैं। इन्होंने शहद निकालने के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया है। शहद एकत्रित करने के बाद इसकी पैकेजिंग की जाती है और इसके बाद इसे बाजार में बेचा जाता है। प्रताप सिंह को धीरे धीरे इस व्यवसाय से लाभ होने लगा और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी। शून्य से शुरू हुआ प्रताप सिंह का सफर शहद के फार्म में बदल गया। स्थानीय लोग इनकी सफलता से बेहद प्रभावित हुए। वे अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रताप सिंह के पास आने लगे और प्रताप सिंह भी उनकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। साथ ही गांव के किसानों को वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित करते थे। स्थानीय लोग उन्हें अपना आदर्श मानने लगे। प्रताप सिंह की लोकप्रियता रावता गांव से निकलकर पूरे देश और विदेशों तक पहुंच गई। अब देश विदेशों से लोग उनके फार्म को देखने और मधुमक्खी पालन सीखने आते हैं। प्रताप सिंह युवा किसानों को मधुमक्खी पालन से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि वे अपनी आय बढ़ा सके। प्रताप सिंह के सराहनीय कार्य के लिए इन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। वर्ष 2014 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रताप सिंह को पुरस्कार से नवाजा है। इसी के साथ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि
निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रूपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रूपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रूपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। प्रधानमंत्री मानधन योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक पेंशन योजना है। ये योजना किसानों के वृद्धावस्था में उनका सहारा बनती है। इस योजना से ऐसे किसान लाभान्वित हो सकते हैं जिनके पास कृषि योग्य कम भूमि है और आमदनी भी कम है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ये एक पेंशन स्कीम है जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं, वे स्कीम में आसानी से आवेदन कर सकते हैं। पीएम किसान स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपए का लाभ उठाने वाले किसान प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत अपने लिए पेंशन की व्यवस्था भी कर सकते हैं। पीएम किसान की तरह ही प्रधानमंत्री मानधन योजना भी छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। मानधन स्कीम के तहत किसानों के लिए सरकार पेंशन की व्यवस्था करती है। इसके लिए किसानों को हर महीने एक राशि का भुगतान करना होता है। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम से जुड़े किसानों के लिए प्रधानमंत्री मानधन योजना से जुड़ना आसान है, क्योंकि प्रधानमंत्री मानधन योजना में पीएम किसान का लाभ ले रहे किसानों का रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट कर दिया जाता है। इसमें जुड़ने के लिए किसानों को किसी भी तरह के दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद किसानों को हर महीने पेंशन के रूप में 3,000 रुपए मिलेंगे। देश के छोटे और सीमांत किसान इसमें निवेश कर सकते हैं। निवेश करने वाले लाभार्थियों की आयु 18 से 40 साल होनी चाहिए। 2 हेक्टेयर या इससे कम कृषि योग्य भूमि वाले किसान ही इस स्कीम के तहत निवेश कर सकते हैं। अगर लाभार्थी की किसी कारणवश मौत हो जाती है तो स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन लाभार्थी की पत्नी को मिलेगी। हालांकि पेंशन राशि की रकम आधी यानी 1,500 रुपए होगी। किसान को हर महीने 55 रुपए या सालाना 660 रुपए जमा करने होंगे। इसके बाद वो 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए की पेंशन का लाभ ले सकता है। हमारे आज के दौर के किसान सिर्फ खेती किसानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो टेक्नोलॉजी से भी जुड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने कई तरह के मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं ताकि इसका इस्तेमाल करके किसान इसका लाभ ले सके। आइए जानते हैं एक ऐसे ही मोबाइल ऐप के बारे में। हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पशुपालन से जुड़ा है। भारत के ग्रामीण इलाकों में भी आमदनी का बड़ा हिस्सा भी पशुपालन से ही आता है। यही कारण है कि गाँव में पशुओं को पशुधन कहा जाता है। देश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं।
इसी क्रम में पशुपालन से संबंधित योजनाओं की शुरुआत करते हुए पशुपालक किसानों के लिए ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया गया। इस मोबाइल ऐप के जरिए पशुपालक और किसान अपने फोन पर ही पशुपालन और डेयरी व्यवसाय से संबंधित तकनीकी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा डिजिटल माध्यम है जिससे पशुपालकों को उन्नत पशुधन को चुनने में आसानी होगी, उनको बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। ये ऐप पशुपालकों को पशु उत्पादकता से लेकर उसके स्वास्थ्य और आहार से जुड़ी तमाम जानकारियां प्रदान करेगा। पशुओं की अच्छी नस्ल के साथ उनकी देखरेख और उसको लेकर सही वैज्ञानिक जानकारियां इस ऐप के जरिए हासिल कर पाएंगे। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज जो जानकारियां आपको दी गई, अगर ये जानकारियां आपको पसंद आई और आप ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए बस आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है। साथ ही आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़कर इस कार्यक्रम को दोबारा देख सकते हैं। आप इस कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।